हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम अप्रैल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और उसका ये आज आखिरी वीडियो होगा। जो लास्ट फोर्थ वीडियो था उसमें हमने प्रादेशिक परिदृश्य जो है लगभग कवर कर लिया था। कुछ एक न्यूज़ उसकी इंपॉर्टेंट है जो कि रिमेनिंग है, उसको आज हम जो है कवर कर लेंगे। उसके अलावा फिर हम जो है पुरस्कार, सम्मान, खेल परिदृश्य और इन वाली खबरों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि इस मैगजीन का PDF मैंने अपलोड कर दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर के उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आप फिजिकल फॉर्म में खरीदें, बहुत अच्छी मैगजीन है, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपके वहाँ नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ज़रूर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहली न्यूज़ पे चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क। हालांकि न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो देखिए, जयपुर के अंदर जो 40 ऐसी जगह हैं, 40 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो हमारा IIT कानपुर और जो हमारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और IIT कानपुर है, इन्होंने मिलकर के जो है 40 ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो कि एयर की क्वालिटी यानी कि वायु की गुणवत्ता को जो है वो मॉनिटर करेंगे। अब मैंने ये क्यों कहा कि भाई इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर NCAP करके एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये चल रहा है और इसमें 132 ऐसे सिटीज़ जो हैं उसको टारगेट किया गया है कि भाई यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और इन 132 शहरों के अलावा जो शहर है वहाँ पर भी भाई ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इन 132 शहरों को जो है मोस्टली टारगेट किया गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, 2-3 शब्द में यहाँ आपको बताऊंगी, आप थोड़ा उससे घबराना मत, एक बार ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना कि जो आपका NCAP है यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो मैंने आपको अभी भी बताया, इसको जो है लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, ठीक है। और इसमें इन्होंने 132 जो सिटीज़ हैं उनको टारगेट किया है कि भाई यहाँ जो ये सिटीज़ हैं यहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है हमें जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको 20 से 30% तक जो है वो हमको 2019 की तुलना में कम कर देना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने ये और कहा कि भाई ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा जो है एमिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ की एयर जो है बहुत ज़्यादा इस जो स्टैंडर्ड है उन स्टैंडर्ड से ज़्यादा ख़राब है। अब उन स्टैंडर्ड्स का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। उन स्टैंडर्ड का नाम है NAAQS स्टैंडर्ड्स, यानी कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हिंदी में भी आई थिंक इसको यही बोलेंगे। तो इन स्टैंडर्ड्स को जो है इन स्टैंडर्ड्स के से ज़्यादा जो है यहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर है, तो इसलिए इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि 2005 के अंदर जो है WHO जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने कुछ एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड निकाले थे, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स निकाले थे। तो जब WHO ने ऐसे स्टैंडर्ड निकाले तो भारत को भी अपने लिए स्टैंडर्ड निकालने पड़े कि भाई हम इस वाली गैस का इतना ही एमिशन करेंगे, फलानी गैस का इतना ही एमिशन करेंगे, इस गैस का इतना ही एमिशन करेंगे। तो वो जो एमिशन वाले टारगेट हमारे जो निकाले हुए थे WHO के हिसाब से, उसी को हम कहते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आपको पिक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि ये जो प्रोग्राम है NCAP, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये जो NCAP प्रोग्राम है इसके तहत क्या है कि हर जगह सेंसर्स लगाए जाएंगे। दिल्ली में आपने देखा होगा स्मोक टावर लगा है, और इस तरीके से जो है एयर क्वालिटी को जांचने के लिए वहाँ पर जो है ये स्टैंडर्ड्स जो है इनको यूज़ किया गया है। फिर एक चीज़ और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ये जो NCAP प्रोग्राम है ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इसको ध्यान कौन रखेगा, इसका पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया था जिसका नाम था प्राणा पोर्टल। ये अभी मैं आपको फोटो में भी दिखाऊंगी। तो ये प्राणा पोर्टल भी आप ध्यान रखेंगे, NCAP प्रोग्राम भी जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर आप एक संस्था के बारे में भी देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एक संस्था है जिसका नाम है CPCB। इसके ऊपर क्वेश्चन UPSC ने पूछा था, इसके गठन को लेकर के क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली। तो CPCB जो है ये आपका जो है एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी जो आपका जो है ये जो वाटर एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974,
इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और यही शायद आई थिंक क्वेश्चन था। उसका पहला स्टेटमेंट यही था कि उन्होंने वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट की जगह दे दिया था एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981। तो देखिए वायु के लिए जो ये एक्ट बना था वो 1981 में बना था, जबकि जल के लिए जो जल के प्रदूषण के लिए एक्ट बना था वो 1974 में बना था। तो इस एक्ट में कहा गया था कि भाई प्रदूषण तो हो रहा है लेकिन कंट्रोल करने के लिए कोई केंद्रीय संस्था तो बनाओ। तो वो केंद्रीय संस्था जो थी वो थी CPCB। तो CPCB का गठन जो है इस एक्ट के तहत किया गया था और इसी एक्ट के तहत ये भी कहा गया कि राज्यों के अंदर भी जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो आपको बनाने हैं। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये लिखा है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, तो ये भी आपका जो है इसी एक्ट के तहत बना है। अभी हम राजस्थान की जो इन्वायरमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर आपको ये चीज़ और अच्छे से जो है वो क्लियर होगी। लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज़ और बताती हूँ कि एक क्वेश्चन UPSC में और पूछा गया था और वो था एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। AQI क्या है ये? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी आता है, आप उसमें देख सकते हैं कि भाई आपके राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, आपके जहाँ जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी कैसी है। उसके अंदर देखिए कई सारे कलर्स होते हैं, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है। ग्रीन है इसका मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऑरेंज है तो बैड क्वालिटी में आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर एक चीज़ आपको देखनी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो कि क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में, इसके अंदर 8 इंडिकेटर्स यानी 8 ऐसी गैसेज या एमिशंस हैं जिनको कि ये लोग नोट करते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन था कि इनमें 8 में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 8 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ये 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में नापे जाते हैं। तो नाम देख लीजिए आप, एक है PM 2.5, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, एक होता है PM 2.5, एक होता है PM 10, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, फिर होता है आपका SO2, फिर होता है आपका ओजोन, एक आपका होता है NH3 यानी अमोनिया, और फिर होता है आपका लेड, और एक होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 8 पॉल्यूटेंट है जिनको कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेजर करता है कि हवा के अंदर इनकी सांद्रता या इनका कंसंट्रेशन जो है वो कितना है, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए और CO2 दे दिया जाए तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप इसको गलत कर दीजिएगा क्योंकि CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ये कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, इसको याद रखना है, यही फंसाते हैं ऐसी चीज़ों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पूरा पिक्चर आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि NCAP करके एक प्रोग्राम है, 2019 में लॉन्च किया गया और केंद्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए CPCB की स्थापना की गई है। CPCB जो है वो आपका वाटर प्रिवेंशन यानी जल प्रदूषण और नियंत्रण एक्ट 1974 जो है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है और राज्यों के अंदर भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से वायु की गुणवत्ता की जाँच की जाती है, जिनका नाम क्या है? नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स ये WHO के मानकों के अनुरूप है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके के अंदर 8 प्रदूषकों को जो है वो नापा जाता है। फिर मैंने एक आपको प्राण पोर्टल बताया था जो कि NCAP प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए कि भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब हम हमारा वाला जो ये है हमारी वाली राजस्थान वाली जो न्यूज़ है कि भाई हमारे यहाँ पर भी 40 सेंसर लगाए हैं, इसको और देख लेते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि 40 सेंसर्स इंस्टॉल्ड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन जयपुर। जयपुर में ये लगाए गए हैं और ये जो महिला हैं ये वीनू गुप्ता हैं जो कि हमारे जो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे राजस्थान सरकार की जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट है और यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पर देखिए ये इसकी गठन के ऊपर चर्चा की गई है कि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 और इसको जो है स्थापित किया गया था 1975 में सबसे पहली बार, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन बनाने वाला अच्छा हुआ तो, कि किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस IIT के साथ में मिलकर के जो है ये सेंसर्स लगाए गए, तो ये नाम याद रखना है, IIT कानपुर के साथ मिलकर के ये सेंसर्स जो है वो लगाए गए। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए सीमा भवानी शौर्य क्या है, तो ये एक BSF की जो महिला सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण, अभी 8 मार्च को वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे गया था, तो उसको लेकर के महिला सशक्तिकरण का जो है उसको प्रबल करने के लिए दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है एक मार्च जो है वो इनके द्वारा निकाला गया था। सो ये देखिए ये आपका जो है एयर क्वालिटी मॉनिटर्स है और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना प्राणा पोर्टल,
तो प्राण का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का मतलब ऐसी सिटीज़ जो 132 के अलावा जो सिटीज़ हैं जहाँ पर के मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, तो वहाँ के लिए भी जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और ये मैंने NCAP आपको बताया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और ये देखिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली से कन्याकुमारी तक इतने किलोमीटर की सिर्फ BSF की 36 महिलाएं जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए जो है ये राइडिंग करेंगी। तो ये हो गई आपकी BSF वाली न्यूज़। तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि सीमा भवानी शौर्य हाल ही में जो लॉन्च किया गया क्या है, ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है या किसी मिसाइल का नाम है या फिर किसी आयोजन का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि BSF की महिलाओं के द्वारा जो ये है महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो बाइक राइड की गई है कन्याकुमारी तक, दिल्ली से कन्याकुमारी तक, उसका ये नाम है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हर साल आयोजित होता है, इस साल आयोजित नहीं हुआ है, इस साल ये वर्चुअली आयोजित किया गया है और पिछले साल कोरोना के चलते नहीं हुआ था। 2023 जनवरी के अंदर जो है इसको आयोजित किया जाएगा और ये जयपुर में हमेशा आयोजित होता है। फिर है नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जो अल्पसंख्यक उद्यमी होते हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, उनके द्वारा जो छोटे छोटे उनके हस्तशिल्प होते हैं, कढ़ाई बुनाई के उत्पाद होते हैं, उनको बेचने के लिए जो इन हाट प्रदर्शनियों को लगाया जाता है। द गेम ऑफ डाइस, ये क्या है? द गेम ऑफ डाइस आप जो महाभारत के अंदर जो चौसर का खेल खेला गया था, तो उसको लेकर के जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इसका मंचन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। मीनाक्षी चंद्रावत जो है इनको राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, इनका उपाध्यक्ष जो है वो मनोनीत किया गया है और 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। तो देखिए हाल ही में कोई अगर एग्जाम हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो उठा करके पूछ लेंगे। फिर देखिए एग्री एक्सपो, एग्रीकल्चर को लेकर के जो है एक एक्सपो का आयोजन किया गया है, कृषि मेले का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आप खुद बताइए कि राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर हमारी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जोबनेर में है। जोबनेर के अंदर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, इस पर तो डायरेक्टली एक बार कहीं क्वेश्चन भी आया था RPSC में कि कहाँ पर ये स्थित है। तो जोबनेर में ये जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अभी जो है एग्रो एक्सपो जो है उसका आयोजन किया गया था। और आप जानते हैं कि अगर आपने बजट पढ़ा हो इस बार का, तो इस बार के बजट में ये कहा गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको कृषि के अंदर जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ड्रोन्स का यूज़ करके हम पता करेंगे कि भाई फसल में कितनी नमी है, कितना छिड़काव कहाँ पर देना है, कहाँ पर फव्वारे की ज़रूरत है, कहाँ पर ड्रिप सिंचाई से काम चल जाएगा। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ करने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो ड्रोन का शुभारंभ करने के साथ ही कौशल विकास केंद्र, भवन निर्मित, ये सारी चीज़ें और जैविक खेती के लिए जो है प्रयोगशालाएं, ये सब जो है यहाँ इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर एग्री एक्सपो के अंदर चर्चा की गई है। आई होप आपको ये आर्टिकल भी समझ आया होगा। फिर देखिए ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप जो है इसको उदयपुर ज़िले के अंदर जो है महाराणा प्रताप खेल गाँव के एस्ट्रो टर्फ कोर्ट पर जो है खेला गया था। यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। नाम क्या है इसका? ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर का जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो इसको आयोजित किया गया था। और इसके अंदर जो है ग्वालियर जो है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर जो है वो विजेता रहा है और ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर जो है वो उपविजेता रही है। तो मध्य प्रदेश के ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये यहाँ पर विजेता बन के गए हैं। फिर देखिए कोई न्यूज़ खास तो नहीं है, देख लेते हैं। संसद रत्न अवार्ड जो है ये किसको मिला अभी? तो प्राइम पॉइंट जो फाउंडेशन है न्यू दिल्ली की, उसने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था जिसका नाम है संसद रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड जो इन्होंने श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी जो स्थायी समिति है उसको दिया था। और राज्यसभा के जो सांसद है जिनका नाम है नीरज डांगी, उन्होंने इस प्रतिष्ठित अवार्ड को जो समिति की ओर से ग्रहण किया है। तो क्या है? संसद रत्न अवार्ड है, किसके द्वारा दिया गया? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा, नई दिल्ली की ये फाउंडेशन है। उसके अलावा ये न्यूज़ किसी काम की नहीं, इसको आप काट दीजिए। फिर देखिए कि हमारा राजस्थान उत्सव 30 मार्च को मनाया जाता है। तो गया राजस्थान उत्सव, तो सभी को राजस्थान उत्सव की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारा राजस्थान एकीकृत हुआ था। तो ये देखिए इसके लिए फंक्शन जो है आपका बीकानेर हाउस जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है इसके लिए उत्सव जो है उसका आयोजन किया गया था। फिर देखिए नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के संशोधन आदेश जो है वो दिए गए। तो संशोधित आदेश क्या हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा जो बजट घोषणा हुई थी इस बार, तो उन्होंने कहा है कि गाँव की जितनी भी सेवा सहकारी समितियां होती है उसके गठन में जो हिस्सा राशि होती है उसको मिनिमम जो है 3 लाख किया गया है और सदस्य संख्याओं को 300 किया गया है। पहले जो है अंशदान जो होता था इसके अंदर राज्य का वो 5 लाख हुआ करता था और न्यूनतम सदस्य की संख्या थी 500, लेकिन इसको जो है अभी कम किया गया है। तो अभी मंत्री कौन है सहकारी सेवा समितियों के, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? तो वह आपके उदयलाल आंजना।
ठीक है, तो उन्होंने जो है इसको किया है। और सरकार की यहाँ पर मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, इसीलिए जो है ये संशोधित आदेश जो है वो लाए गए हैं। इंपॉर्टेंट खबर है, इसके ऊपर आरएस जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो 3 लाख जो है हिस्सा राशि किया गया है और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई है सहकारी समिति की, 300 कर दी गई है। फिर है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। तो ये बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क? तो इसके अभी फर्स्ट जो स्टेप है या पहला प्रथम चरण है उसका कार्य जो है वो पूरा हो गया है। ये है कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में प्रदेश एवं देश के दूसरे चिड़ियाघर यथा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर नागालैंड जूलॉजिकल पार्क और शक्करबाग जूलॉजिकल पार्क जूनागढ़ से वन्य जीवों की शिफ्टिंग का कार्य प्रस्तावित है। तो ये जो अभेड़ा है यहाँ पर क्या करेंगे कि इन जगहों से जो है जानवरों को ला करके यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से एक्स सीटू प्रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं वो है कि बाहर से ला करके जो है एक अलग उसमें जो है इनका प्रिजर्वेशन किया जाए जानवरों का। फिर देखिए कि जो झुंझुनू जिले के अंदर जो सेडूराम कृष्णिया है, ये वहाँ से झुंझुनू जिले से आखिरी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं ये हैं, और इनका भी जो है निधन हुआ था 104 साल की उम्र में। और ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके अंदर ये शामिल थे, और इनको ताम्र पत्र देकर के जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। फिर देखिए सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये क्या है? तो ये महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड अभियान है, जिसके अंदर उनको जो है गर्भवती महिलाओं को और उनके बच्चों को जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। नाम क्या है इसका? सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0। नेक्स्ट है, फिर देखिए एक प्रोग्राम है कि फ्रांस की जो एक फंडिंग एजेंसी है जिसका नाम है AFD, उसके सहयोग से राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया गया है। करेंगे क्या कि जो हमारे ईस्टर्न राज्य हैं, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि जो पूर्वी आपके जो ज़िले हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है आपको फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इतने हेक्टेयर के अंदर जो है वृक्षारोपण किया जाएगा, ये सारे काम जो है वो किए जाएंगे। तो इनका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फ्रांस के सहयोग से जो है राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है जिसको स्टार्ट किया गया है, इसमें 13 जिले जो है वो शामिल हैं और यहाँ पर 32,000 हेक्टेयर वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। तो ये इसके अंदर पूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए कि जो जितने भी हमारे किसान होते हैं जिन्होंने सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लिया है, उनको एक मुश्त समझौता योजना के तहत जो है ये एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है एक मुश्त समझौता योजना। इसमें क्या है कि जो भी अवधि पार ऋण है, श्रेणी के ऋण हैं, तो उनको जो है माफ़ कर दिया जाएगा, उसकी 50% राशि को माफ़ किया जाएगा। और ये जो है 1 जुलाई 2021 तक के अवधि पार ऋणी जो किसान हैं उन्हीं के लिए जो ये योजना लागू की गई है। तो वैसे भी हमारे यहाँ तो किसान जो है कई बार यही होता है कि भाई ऋण ले लिए जाते हैं और फिर इलेक्शंस का इंतज़ार किया जाता है कि ऋण माफ़ हो जाएगा। तो हालांकि ये कल्चर ठीक नहीं है, इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल था लेकिन उसको कभी डिस्कस करेंगे। फिर देखिए हृदय रोगियों के ये तो काम का नहीं है। यहाँ देखिए राजस्थान मनरेगा की क्रियान्विति में देश के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है। ठीक है, नरेगा में जो क्रियान्विति हुई है उसके अंदर फर्स्ट पे रहे हैं हम, और इस वित्तीय वर्ष में करीब 70 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 40 करोड़ मानव दिवस जो है वो सृजित किए हैं। ठीक है, फिर देखिए कि जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने जितनी भी बंद पड़ी इकाइयां हैं उनको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तैयार करने के लिए पिडकॉर लिमिटेड को सलाहकार जो है वो नियुक्त किया है। ठीक है, तो हमारा राजस्थान में टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसने पिडकॉर लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया, उसने कहा है कि भाई इनको हम कैसे स्टार्ट करें, उसकी सलाह जो है वो आप हमें देंगे। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च। अब पूछा जा सकता है ना भाई कि किसको जो है सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो आपको पता होना चाहिए पिडकॉर लिमिटेड को जो है वो सलाहकार नियुक्त किया है। फिर दांडी मार्च जो हुआ था, तो दांडी मार्च में 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर के अंदर जो है वो शांति यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो 1930 के अंदर दांडी से ये यात्रा जो है वो साबरमती से दांडी की तरफ ये यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। फिर देखिए जो हस्त निर्मित वस्तुएं हैं ये तो इतना काम का नहीं है, इसको छोड़ दिए, काट दीजिए इसको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पुरस्कार और सम्मान के ऊपर। हमारा राजस्थान वाला जो प्रादेशिक परिदृश्य है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए पुरस्कार सम्मान के अंदर कुछ भी नहीं है, सब याद करने वाली चीज़ें हैं, तो अच्छे तरीके से रटने के लिए तैयार रहिए।
सबसे पहला है ऑस्कर अवार्ड्स। तो ऑस्कर अवार्ड जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड्स में अभी देखिए 94th ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, और ये अवार्ड जो है अमेरिका के लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर के अंदर जो है इसको वितरित किया गया है। तो 94th अवार्ड थे और अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसको वितरित किया जाता है। इनको अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। और ये अवार्ड जो है सबसे ज़्यादा इस बार, हालांकि बेस्ट फिल्म तो दूसरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिले हैं, तो ड्यून नाम की जो फिल्म है, क्या नाम है, ड्यून, हाँ ड्यून नाम की जो फिल्म है, इसको 10 नॉमिनेशंस मिले थे और 10 में से 6 के अंदर अवार्ड जीत करके लाई है। लेकिन जो फेवरेट, जो बेस्ट मूवी है वो है कोडा मूवी, इसको ये अवार्ड मिला है। और अगर देखें तो लीडिंग रोल के लिए विल स्मिथ को जो है ये अवार्ड मिला है, जिसके कि कवर पेज पे फोटो भी था, हमने देखा था। एक्ट्रेस की बात करें तो जेसिका चेस्टन जो है उनको ये अवार्ड मिला है। और डायरेक्टर की बात करें बेस्ट डायरेक्शन के लिए जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग, इस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा सारी कैटेगरीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो फिर आप छोड़ ही सकते हैं, इतना रिस्क लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार क्या है, तो देखिए मैथमेटिक्स के अंदर ये नोबेल पुरस्कार है। मैथमेटिक्स के लिए क्या है, एक तरीके से नोबेल पुरस्कार है। और ये जो है आपको ये अवार्ड जो है, नहीं नोबेल पुरस्कार इसको नहीं कह सकते, मैं यहाँ थोड़ी गलती कर गई। ये जो है नोबेल पुरस्कार नहीं है, लेकिन नोबेल पुरस्कार से कम भी नहीं है, उससे सेकंड अवार्ड जो है इसी को माना जाता है। तो ये गणित के अंदर जो है जो विशेषज्ञ होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार का ये अवार्ड किसको मिला है, तो डेनिस पेंडल सुलिवन को जो है मिला है, और ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, डेनिस इनका नाम है, और इनको ये अवार्ड मिला है। इनको ये अवार्ड जो है टोपोलॉजी की स्टडी को लेकर के दिया गया है। तो इसके अंदर टोपोलॉजी के बारे में कई चीज़ें दे रखी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। टोपोलॉजी गणित का एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें जन्म प्राय 19वीं शताब्दी में हुआ था, और इसका संबंध किसी भी प्रकार की सतह के ऐसे गुणों से है जो विकृत होने पर भी जो है वो नहीं बदलते। बस इतनी सी बात है। और ये जो पुरस्कार है इसके बारे में कुछ छोटी सी बातें देख लेते हैं। ये पुरस्कार नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबल, और उनका निधन 27 वर्ष की आयु में हो गया था 1829 में, और उन्हीं की स्मृति में 2003 में इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया। 7.5 मिलियन जो है नॉर्वेजियन क्रोनर जो है इसमें, यानी कि 8,64,000 अमेरिकी डॉलर की राशि जो है इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये है, इस बार वाले विजेता का नाम ध्यान रखिएगा, डेनिस इनका नाम है, अमेरिका के ही हैं, एबल पुरस्कार। अब देखिए प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, इसको ज़रूर जो है आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार अफ्रीका का जो देश है बुर्किना फासो, वहाँ के आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है, क्या नाम है, फ्रांसिस केरे जो है, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है, और ये ध्यान देने की बात यह है कि ये किसी जीवित वास्तुकार को ही दी जाती है, मरणोपरांत या पुस्त में इसलिए ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। 2021 में भी ये अवार्ड जो है किसी भारतीय को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड किसको मिला है, फ्रांसीसी वास्तुकार जो है एनी लेकेशन को मिला है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले स्टेटमेंट दे करके कि 2021 में किसी भारतीय को पुरस्कार दिया, तो ऐसा नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट अवार्ड है वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पता करना है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो नीति आयोग के जो महिला उद्यमिता मंच है, ठीक है, वुमन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म जो है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा, नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच जो है उसके द्वारा ये वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया जाता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, और ये हर साल जो है वो दिया जाता है। फिर देखिए मिस वर्ल्ड, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का जो है, इनको मिस वर्ल्ड इस बार चुना गया है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है इनका। फिर देखिए हरियाणा सरकार जो है उन्होंने अपने बजट के अंदर घोषणा की है कि महिलाओं को उनके कार्यों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है उसके लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। इस पुरस्कार की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपये जो है वो इनाम के रूप में और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अब देखिए सुषमा स्वराज जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1952 में अम्बाला कैंट हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था। बीजेपी की ये जो है वरिष्ठ नेता रही हैं, और उसके बाद 7 बार जो है सांसद के तौर पर ये जो है वो चुनी गई थी, और उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला है। 3 बार विधानसभा सदस्य भी रही हैं। 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनको हासिल है। और जो है लास्ट जो भी इनका कार्यकाल था वो विदेश मंत्री के रूप में था, और जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं उनके बाद में सेकंड जो है विदेश मंत्री जो है वो यही थी, तो इसलिए इनकी उपलब्धियां काफ़ी हैं, तो आप इनके बारे में ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड आ रहा है, क्योंकि ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है। इसका नाम है बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल अवार्ड जो है ये फिजिक्स के अंदर दिया जाता है। किसमें, फिजिक्स के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है।
और ये अवार्ड भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रोफेसर दीपक धर। प्रोफेसर दीपक धर को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है और ये संयुक्त रूप से मिला है। एक और जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जॉन जे होपफील्ड। इनका नाम नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर दीपक धर। इनको जो है बोल्ट्जमैन पदक से जो है वो सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा दिया जाता है। तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में जिसने अच्छा कार्य किया होता है उसको ये अवार्ड देते हैं। तो ये अवार्ड जो है जैसे आपने अभी पढ़ा एबल पुरस्कार, तो एबल पुरस्कार किसको, मैथमेटिक्स में, और बोल्ट्जमैन मेडल किसको दिया जाता है, फिजिक्स के अंदर। और इसमें किसी भारतीय को ये अवार्ड मिला है, भारतीय का नाम क्या है, दीपक धर इनका नाम है। और ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 साल में एक बार जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वदेशी पर्यटन पुरस्कार। तो ये जो है हमारे स्वदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें कई सारी श्रेणियां हैं तो उनका हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं एक चीज़ दिखाना चाहती थी आपको कि एक योजना चली थी कि जब मोदी सरकार शुरू में जब आई थी 2013-14 वाली, तो तब उन्होंने जो है स्वदेश पर्यटन योजना जो है उसको लॉन्च किया था। इस स्वदेश दर्शन योजना जो है उसको लॉन्च किया था। स्वदेश दर्शन का मतलब क्या है, इसके तहत इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी मेन जगह हैं उनको हम टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए केरला गए तो केरला में जो आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको आपने मुन्नार से जोड़ा। भाई जो मुन्नार जाता है वहाँ पर घूमने के लिए हिल्स के अंदर, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल जो ये मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेद होता है, उससे रिलेटेड भी वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं उसको एक तरीके से बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर जा सकें। तो इसको कहते हैं एक तरीके से सर्किट बनाना। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी जैसे श्री राम है तो उनसे जुड़ी हुई जितनी भी स्थान है उनको एक सर्किट के रूप में जोड़ा जाएगा ताकि एक व्यक्ति यहाँ जा रहा है तो उसको दूसरे स्थान पर भी जो कि राम जी के जन्म से या किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी उसको जाना हो, तो एक तरीके से सर्किट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो है कई सारे सर्किटों की पहचान की थी, जैसे कि आप देखिए बौद्ध सर्किट, इको सर्किट, डेजर्ट सर्किट, हिमालय सर्किट, विरासत सर्किट और कई कृष्णा सर्किट, ग्रामीण सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, कई सारे सर्किट्स जो है यहाँ पर बनाए गए थे। तो ये थोड़ी योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है। और कई सारे इसके अंदर जो है 5500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी अलॉट किया गया था सरकार के द्वारा। फिर देखिए नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो हाल ही में दिया गया और 29 महिलाओं को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें 2-2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है विनर्स को। इसमें हम एक नाम ध्यान रखेंगे जिनका नाम है हमारे राजस्थान की बतुल बेगम, इनका नाम ध्यान रखिएगा, हम पढ़ चुके हैं अभी। तो ये जयपुर राजस्थान से है और मांड और भजन लोक गायन में इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। एक और है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, नीना गुप्ता, अगर आप पिछली बार वाली मैगजीन याद कर पा रहे हैं तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की हैं और एक गणितज्ञ हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है इसमें दिया गया है। और बाकी अवार्ड अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपका है एनएमडीसी लिमिटेड को मिला इस्पात मंत्रालय का राजभाषा पुरस्कार। एनएमडीसी लिमिटेड क्या है, देखिए एनएमडीसी जो है इसका फुल फॉर्म है भारत का ये जो है सबसे बड़ा जो है लौह अयस्क का जो है प्रोड्यूसर है। इसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। इसको इस्पात मंत्रालय यानी कि आपका आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री जो है उसने राजभाषा पुरस्कार जो है भी दिया है। अब देखिए एनएमडीसी जो है देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक करता है। यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, यानी सरकार के अंतर्गत ही आता है, पब्लिक सेक्टर है। भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में एनएमडीसी को 1958 में जो है वो निगमित जो है वो ऑन रूल किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, फिर देखिए है आपके स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड्स, और ये अवार्ड्स जो है वो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का इसमें जो अवार्ड मिला है वो मीराबाई चानू को मिला है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स जो हैं ये दिए गए हैं अभी। और टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको ये अवार्ड मिले हैं। महिला की बात करें मीराबाई चानू को, और मेल की बात करें तो नीरज चोपड़ा को। और उसके अलावा अगर आप देखें क्लब ऑफ द ईयर तो मुंबई सिटी एफसी को दिया गया है। और नेशनल टीम ऑफ द ईयर तो भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसको ये अवार्ड मिला है। और अगर यहाँ पर बात करें तो पैरा स्पोर्ट्स में अवनी लेखरा जो कि शूटिंग के अंदर है, राजस्थान से, इनको ये अवार्ड मिला है। क्रिकेट के अंदर आर रविचंद्रन अश्विन जो है ये आर अश्विन जो है उनको ये अवार्ड मिला है। फिर अगर आप देखें टीम स्पोर्ट्स में सविता पुनिया जो महिला हॉकी से जुड़ी हुई हैं उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड्स जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह जो है उनको दिया गया है। फिर देखिए एक अवार्ड है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बुर्ला पुरस्कार। ये पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के जो भारत में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड इस बार प्रोफेसर नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है।
नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है। ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, GD बिरला पुरस्कार। फिर देखिए बाफ्टा पुरस्कार आखिरी पुरस्कार हैं, कोई इतने महत्वपूर्ण तो है नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं और इन अवार्ड्स के अंदर जो हॉलीवुड की फिल्म से उनको ये ऑब्वियसली अवार्ड दिए जाते हैं। तो ड्यून फिल्म को सर्वाधिक 5 पुरस्कार जो है बाफ्टा के अंदर मिले हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग जो है उसको दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो जेन कैंपियन को है अगेन, तो ये हैं। फिर अभिनेता अभिनेत्री विल स्मिथ अगेन, और अभिनेत्री दूसरी हैं जोआना स्कैनलान। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स थे। आप चाहें तो इसको जो है एक बार ऑस्कर अवार्ड से कंपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि बाफ्टा पुरस्कार था कि ऑस्कर था, इसको कंपेयर कर लेना आप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जब हम खेल परिदृश्यों को पढ़ेंगे और आगे वाली खबरों को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।